दिल्ली के रोहिणी में एक बेकाबू कार के अंदर मौजूद लोग घर में घुस गए सीधा कार को लेकर। एसयूवी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार ने पहले गेट तोड़ा और उसके बाद फिर अंदर की दीवार तोड़ते हुए सीधे कार को अंदर ले गए। अब ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी घटना हुई है। अचानक ही इस कार को मोड़ा गया और मोड़ने के बाद देखिए इसमें कार सवार लोग सीधे इस गाड़ी को अंदर लेके चले गए। जिस वक्त कार घर में घुसी वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। गनीमत बस इस बात की रही कि कार बुजुर्ग से नहीं टकराई, लेकिन घर का सारा सामान टूट गया। गेट से अंदर कार आती हुई आपको दिख रही है। अचानक से कार में बैठा हुआ व्यक्ति कार के स्टीयरिंग को घुमाता है और ऐसा लग रहा है कि शायद कार का नियंत्रण वो खो देता है और कार सामने घर के अंदर घर के दरवाजे को तोड़ते हुए सीधे घुस जाती है। हालांकि जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा था घर के अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, लेकिन गनीमत इसी बात की रही कि वो महिला इस घर की चपेट में नहीं आई। अब ये दूसरे एंगल से तस्वीरें आप उसी कार की देख रहे हैं जो सीधे घर के अंदर घुस गई। लेकिन जब ये कार अंदर जा रही है, आप देखिए कि अगर नियंत्रण खो गया होता तो फिर ये गाड़ी सीधा जाके टकराती। जो गेट है, देखिए गेट से अंदर लेने के बाद सीधा ये अंदर घुसी है। तो ऐसे में अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो गाड़ी चला रहे थे, जो लोग मौजूद थे, अगर इनके गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ होता, स्टीयरिंग अगर काम नहीं करती तो भी ये गाड़ी टकराती गेट से जाके, लेकिन ये सीधा एक 360 डिग्री टर्न लेने की कोशिश करती है और सीधा जाके जो गेट है इस मकान का, गेट के मकान को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। तो दो एंगल से हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी में कार का ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार कैसे बेकाबू होकर घर के अंदर घुस गई। पहले देखिए सड़क से कार जो है वो ऐसा लग रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स है, सोसाइटी है, उसके अंदर घुसती है और एकदम से मुड़ने की, सीधे जाने की बजाय मुड़ जाती है। कुमार सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं। कुमार, ये जो वीडियो सामने आया है इसमें दिख रहा है कि जो एसयूवी है वो तेज रफ्तार में है और गेट से अंदर घुस के सीधे घर के अंदर चली जाती है। देखिए, बिल्कुल दरअसल जैसे सोसाइटीज होती हैं वैसे रोहिणी में जो है वो पॉकेट बनी हुई है और पॉकेट का ये गेट था जिस गेट के बाहर से ये गाड़ी आई है और बड़ी तेज रफ्तार में थी। काले रंग की एसयूवी है और जो देखने में लग रहा है, जो शुरुआत में सीसीटीवी को, उसमें ये लग रहा है कि शायद इसके स्टीयरिंग में या इसके ड्राइविंग में जो है कुछ इशू जरूर हुआ है, क्योंकि स्टीयरिंग जितना मुड़ा हुआ था वो उतना ही मुड़ा रहा और उस दौरान जो है ये घर के अंदर सीधा जो है दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गई। फिलहाल गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा इसमें नहीं हुआ, किसी की जान इसमें नहीं गई है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर किन कारणों की वजह से जो है ये पूरा हादसा हुआ। क्या ड्राइवर ने शराब पी हुई थी या फिर गाड़ी के स्टीयरिंग में कुछ इशू आया जो कि बाहर से गाड़ी आई तेज रफ्तार से और सीधा घर के अंदर घुस गई। बिल्कुल, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि दरअसल असल वजह इस हादसे की क्या रही। लेकिन जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, आप ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। जो पॉकेट है रोहिणी की, उसके बाहर एक सड़क आपको नजर आ रही होगी। सड़क से कार जो है गेट से अंदर की तरफ आती है और सीधे रोड की तरफ जाने की बजाय वो जो बगल में एक घर था उसके अंदर घुस जाती है। अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्टीयरिंग में कोई दिक्कत आ गई, क्या एक्सीलरेटर में गलती से पैर लग गया, ब्रेक में पैर लगाने की बजाय, कई बार ऐसा भी होता है, और क्या जो चालक इस गाड़ी को चला रहा था वो नशे की हालत में था कि उसका नियंत्रण इस कार से खो गया और सीधे घर के अंदर ये कार घुस गई, दरवाजे को तोड़ते हुए। घर जिसमें ये कार घुसी वहां एक महिला बैठी हुई थी। गनीमत इस बात की रही कि महिला बाल बाल बच गई, लेकिन घर का सारा सामान पूरी तरह से टूट गया। इस वक्त की अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से ही है। यहां की पटेल नगर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हत्या के मामले में वांटेड अपराधी मेहताब को गोली लगी है। अब पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया है और बताया जा रहा है कि पुलिस मेहताब को पकड़ने गई थी और इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में बदमाश मेहताब को भी गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो दिल्ली के पटेल नगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें हत्या के मामले में वांटेड अपराधी मेहताब को गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि मेहताब जो है वो कई मामलों में अपराधी था। उसने एक हत्या भी की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे कई लंबे समय से ढूंढ रही थी और अब एनकाउंटर के बाद मेहताब को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैमरा पर्सन दिनेश चंद के साथ अनामिका गौड़, इंडिया टीवी। तो
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के उस इलाके की जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एक वांटेड बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज कर दिया है। हत्या के मामले में दरअसल मेहताब जो है वो वांटेड था और उस पर कई केस भी दर्ज थे। इस वक्त अपराधी मेहताब अस्पताल में भर्ती है क्योंकि मुठभेड़ जो हुई उसमें बदमाश को गोली लगी है और उसके बाद से ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये मुठभेड़ हुई। दरअसल कई मामलों में मेहताब जो है वो वांटेड चल रहा था और उसको लगातार पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही थी और एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को हाथ लगी। और 26/11 मुंबई हमलों की आज 17वीं बरसी है। आज के ही दिन 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई के कई हिस्सों में एक साथ हमला किया था, जिसमें सुरक्षा कर्मियों और विदेशियों समेत 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। आज गेटवे ऑफ इंडिया पर 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे और शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित दी। उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके अलावा घटना को याद करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, राष्ट्र उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। और अब तक के सबसे बड़े हमले में शुमार 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला हुआ था। एक साथ कई इलाकों में हमले हुए थे। गेटवे ऑफ इंडिया के पास मशहूर ताज होटल में भी हमला हुआ था। इसके अलावा जो मुंबई के अलग अलग इलाके हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो आम सड़क हो, चाहे वो होटल्स हो, उसको टारगेट किया गया था और इसमें 166 लोगों की जान गई। आइए अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में चुनावी हार के बाद लालू परिवार पर अब बंगला खाली करने का प्रेशर है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को पटना में 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। इस पते पर लालू यादव की फैमिली 2006 से रहती आ रही है। अब बिहार सरकार ने राबड़ी देवी से यह बंगला खाली करने को कहा। राबड़ी देवी को नया बंगला भी अलॉट कर दिया गया है और इस बीच बंगला खाली करने का नोटिस मिलते ही सियासत भी तेज हो गई है। लालू यादव की बेटी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके नीतीश सरकार के ऊपर निशाना साधा है। तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि बंगला खाली करते समय लालू परिवार यह बात ध्यान में रखे कि वहां से कोई सामान न ले जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार से उबरने की कोशिश कर रहे लालू परिवार को नीतीश सरकार ने एक और बड़ा झटका देते हुए अब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को घर खाली करने का आदेश दिया है। राबड़ी देवी के पटना स्थित जिस 10 सर्कुलर रोड वाले आवास को खाली करने के लिए कहा गया है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ 2006 से रह रही थी। इसमें राबड़ी देवी के साथ लालू और तेजस्वी यादव भी सपरिवार रहते हैं। लेकिन अब भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद राबड़ी देवी को पहले से आवंटित 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करना होगा। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए हार्डिंग रोड पर आवास संख्या 39 अलॉट की है। ऐसे में अब लालू परिवार को करीब 2 दशक पुराना एड्रेस बदलना पड़ेगा। बिहार सरकार ने लालू यादव को पुराने बंगले को खाली करने का आदेश दिया तो सबसे पहले लालू परिवार की वही बेटी बचाव में आई, जिसे महज 2 हफ्ते पहले राबड़ी आवास से बाहर निकाला गया था। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और एक्स पोस्ट पर भवन निर्माण विभाग का नोटिस पोस्ट करते हुए लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का तो सम्मान रखते। एक तरफ रोहिणी नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी ने लालू परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, राबड़ी आवास खाली करते समय हमारी पैनी नजर रहेगी। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रतनवाड़, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे।
तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, तो आप भी अपनी उस हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पकड़ एक अन्य मार्ग तो काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं कि गृह तक है, हमें लगा कि हर जगह है और ये दिखता भी है इनके क्रियाकलापों में। तो राजनीतिक शुचिताएं भंग करने की आदत पहले से रही है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों ने कभी इस हद तक नहीं जाने का काम किया। अभी हाल ही के दिन में देखा होगा, कुछ वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, कि आनंद किशोर बाबू और प्रेम बाबू दोनों जो है सेंट्रल पुल के मकान में बिना मंत्री बने थे, उनको खाली नहीं कराया गया, क्योंकि सेंसिटिव काउंट कर लेता है लोग। अब सवाल है कि फिर एकाएक यह आदेश आश्चर्य में तो डालता ही है। मकान का आवंटन कोई माने मतलब नहीं रखता है। देखिए, वक्त को वक्त के साथ जो बदलते देखता है राजनीति में, वो व्यक्ति इन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल राबड़ी देवी का ही पता बदला है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को भी सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। तो वहीं नई सरकार में बिहार के मंत्रियों के लिए भी सरकारी बंगलों की नई लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 13 नए मंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया गया है। ज्यादातर मंत्रियों को केंद्रीय पूल के आवास आवंटित किए गए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को पहले से दिए गए आवासों को ही आवंटित किया गया है। गृह विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग आवंटित किया गया है। सम्राट यहाँ पहले से रह रहे हैं। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा 3 स्ट्रैंड रोड स्थित आवास में रहेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को 1 स्ट्रैंड रोड और विजय कुमार चौधरी को 5 सर्कुलर का बंगला फिर से मिला है। जाहिर है 2 दशक से विपक्ष के पावर सेंटर के तौर पर जाने जाने वाले राबड़ी आवास के बदलने को लेकर सियासत और तेज होगी। बड़ी खबर बिहार से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है। पटना, लखीसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी से लेकर आरा तक बुलडोजर गरज रहे हैं। वहीं बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि अपराध के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने जा रही है। सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी है कि बिहार में संगठित अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो माफिया की प्रॉपर्टी जब्त करने के साथ साथ बुलडोजर का एक्शन भी लिया जा सकता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बिहार में मंचलों पर लगाम कसने के लिए सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने भी जा रही है। बिहार में बुलडोजर गरज रहा है। कच्चा पक्का सारा अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है। समस्तीपुर से सीतामढ़ी तक, पटना से आरा तक बिहार में अतिक्रमण करने वालों पर एक्शन शुरू हो चुका है। नई सरकार शपथ लेते ही एक्शन में आ गई है। केवल अवैध अतिक्रमण ही नहीं हटाया जा रहा, बल्कि जिन्होंने दबंगई से कब्जा किया है उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी चल रहा है और उसका नतीजा ये है कि बिहार में हड़कंप मचा है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां भद्रघाट से दीदारगंज तक सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है। अतिक्रमण के कारण सड़क बनाने में परेशानी आ रही थी। मंगलवार को पटना जिला प्रशासन ने सड़क के किनारे अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मजिस्ट्रेट खुद मौके पर मौजूद थे, चेतावनी दी अगर फिर से अवैध निर्माण किया तो तगड़ा एक्शन होगा। बिहार में अभी शहर शहर अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो वहीं बिहार सरकार ने अपराधियों को चेतावनी भी दे दी है। गृह मंत्रालय का चार्ज लेने के बाद पुलिस हेडक्वार्टर के दौरे पर आए सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि बिहार में अब माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जो अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिनको
जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई होगा, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है, 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का। मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होने, किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करे। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी के बाद भारत और चीन के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। अरुणाचल प्रदेश की महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले में भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने चीन के विदेश मंत्रालय के बयानों पर भी कड़ा ऐतराज जताया है और जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया था। इसी को लेकर भारत ने साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। भारत और चीन के बीच फिर तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों देशों के बीच ताजा मामला अरुणाचल प्रदेश पर बयानबाजी का है। चीन ने अरुणाचल पर सवाल उठाए तो विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब देते हुए कहा, हमने अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के बयान देखे हैं, जिसके पास वैध पासपोर्ट था और वो जापान जाने के लिए शंघाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुजर रही थी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और ये एक स्वतः सिद्ध तथ्य है। चीनी पक्ष द्वारा किया गया कोई भी खंडन इस निर्विवाद वास्तविकता को बदलने वाला नहीं है। हिरासत का मुद्दा चीनी पक्ष के सामने जोरदार ढंग से उठाया गया है। चीनी अधिकारी अभी भी अपने एक्शन पर सफाई नहीं दे पाए हैं, जो इंटरनेशनल हवाई यात्रा को कंट्रोल करने वाले नियमों का उल्लंघन है। चीनी अधिकारियों के काम उनके अपने नियमों का भी उल्लंघन करते हैं, जो सभी देशों के नागरिकों को 24 घंटे तक वीजा फ्री आने जाने की इजाजत देते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय का ये जवाब चीन की प्रतिक्रिया के बाद आया है। दरअसल ब्रिटेन में रहने वाली भारतीय नागरिक पेमा वामजोम थोंगडोक 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही थी। पेमा को शंघाई एयरपोर्ट पर करीब 18 घंटे तक रोके रखा गया। पेमा के पासपोर्ट पर उनका जन्म स्थान अरुणाचल लिखा था, इसलिए चीनी अधिकारियों ने उसे अमान्य करार दे दिया। Ultimately, it took about 18 hours for me to get out of Shanghai. इस पूरे मामले को लेकर चीन की किरकिरी हुई तो सफाई देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने महिला के साथ किसी तरह के बुरे बर्ताव से इनकार किया और साथ ही अरुणाचल का मुद्दा भी उठा दिया। 首先，藏南地区是中国领土，中方从不承认印度非法设立的所谓阿努纳恰尔邦。 भारत सरकार ने तो चीन को जवाब दे दिया, लेकिन इस पर देश में सियासत गर्म हो गई। कांग्रेस ने चीन के बयान को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। हमारी विदेश नीति कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई पड़ती है और जब विश्व गुरु की आप बात करते थे तो हमें कोई भी धमका के जा रहा है। कहाँ विश्व गुरु हैं हम? कोई भी धमका देता है। चाइना कह रहा है कि हमारा इलीगल सेटअप है, एक हमारा पूरा स्टेट उसे इलीगल सेटअप दिखाई देता है। हमारे देश के नागरिक को अपने यहाँ प्रताड़ित करने का काम करता है। कांग्रेस के नेता जहां विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं विदेशी मामलों के जानकार भारत के रुख की तारीफ कर रहे हैं। और आरक्षण पर दिए एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में आए मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने सनातनी संगठनों के भारी विरोध के बाद अब सफाई दी है और कहा है कि उनके 27 मिनट के भाषण को जानबूझकर 9 सेकंड का वीडियो वायरल किया गया है। लेकिन आईएएस संतोष वर्मा की सफाई के बाद भी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में आईएएस अधिकारी के आरक्षण वाले बयान को विरोध प्रदर्शन उसको लेकर जारी है। आईएएस का बयान सोमवार शाम वीडियो के रूप में वायरल हुआ और इसमें सामाजिक और राजनीतिक हलकों में नाराजगी इस बयान के सामने आने के बाद देखने को मिली। सनातन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। भोपाल की सड़कों पर नारेबाजी करते ये लोग मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा के उस विवादित बयान से नाराज हैं, जिसमें संतोष वर्मा जाति सूचक टिप्पणी करते हुए सामाजिक भेदभाव मिटाने की नसीहत दे रहे हैं। जिस आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर विवाद हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में अजाक्स यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीनियर आईएएस संतोष वर्मा ने अजाक्स की बैठक में ही ये बयान दिया था।
ये बैठक 23 नवंबर को भोपाल के अंबेडकर पार्क में आयोजित की गई थी। इसी बैठक के दौरान संतोष वर्मा को संगठन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते, क्या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। बताया जा रहा है कि आईएएस संतोष वर्मा ने कहा कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करता तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। ये बयान अब प्रदेश भर में विरोध का कारण बन गया है। कई संगठनों और संस्थाओं ने इस बयान की निंदा की है। भगवान की इच्छा से संतोष वर्मा को आरक्षण खत्म करने की पावर नहीं है, ना आरक्षण बढ़ाने की पावर है। वो स्वयं जो व्यक्ति कहता है ना सब बराबर हैं, वो सब बराबर कहने के बाद में ब्राह्मण लड़की चाहता है तो वो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि ब्राह्मण हमसे बहुत ऊंचे हैं, तो ऊंचे ही कन्या लेंगे तो हम भी ऊंचे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, सपाक्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। एक तरफ ब्राह्मण समाज के लोगों और सनातन से जुड़ी संस्थाओं ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो मध्य प्रदेश के सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक आईएएस के विवादित बयान पर एक्शन की बात कही। मुझे लगता है ऐसे मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो। आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण कि कोई बेटी अगर उनको ब्याह देगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति दलित समाज को अपशब्द कहकर उसका अपमान करता है तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, उसी तरह वर्मा जी ने जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले बयान पर बवाल बढ़ा और एक्शन की मांग होने लगी। तब सामने आए आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने अपने 27 मिनट के भाषण के एक क्लिप को शेयर करने वाले लोगों को विवाद का जड़ बता दिया। बयान का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके सामने आधी अधूरी बात प्रस्तुत की गई। 27 मिनट के उस भाषण को केवल 10 सेकंड की एक क्लिप में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया और उसको पंच लाइन बना करके प्रकाशित करवाया। जब वो इस बात पे विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि नहीं, मेरी बात जो थी वो कहीं भी गलत नहीं है। बेटा बेटी चाहे मेरे हों चाहे किसी और के हों, सामाजिक समरसता के लिए यदि आपस में उनका विवाह संबंध होता है, कन्यादान होता है, तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी के विवादित बयान के बाद संग्राम जारी है और ब्राह्मण संगठन एक्शन पर अड़े हैं।